હેલો દર્શકો, હું મારા સાથી પહેલાં દેવાંગ પરમાર શ્રીનો તમને इंट्रोडक्शन आपीस। देवांग जो है वो ग्रीन कैटालिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपना जो एजुकेशन है वो लॉ के अंदर कंप्लीट किया है, अभी जस्ट बैचलर कंप्लीट की है, और ये अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं सोशल वर्क के अंदर। और ये काफ़ी सालों से एनवायरनमेंट के मुद्दे पर अहमदाबाद में काम कर रहे हैं। ये इनका एक खुद का एक एनजीओ है, उसके अंदर रा फाउंडेशन, उसके डायरेक्टर भी हैं ये। और ये जो इनका एनजीओ है वो बच्चों के एजुकेशन के लिए, पर्यावरण के मुद्दों के ऊपर और उनके चाइल्ड राइट्स के ऊपर काम करता है। सो देवांग परमार जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच पंकज, मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। हमारे साथी मित्र ने मेरे बारे में तो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। जो साथी मित्र है वो पंकज शर्मा है। एनवायरनमेंट साइंस से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है और अभी यस करके एक संस्था है जो 17 स्टेट में युवाओं के साथ कार्यरत है, उनमें भी वो शामिल है। और इंटरनेशनल यूथ में भी वो एक समिट में शामिल है, और ऐसे कई सारे इंटरनेशनल समिट में उनका योगदान रहा है। और पर्यावरण के बारे में पंकज जी अभी काम कर रहे हैं। सो देवांग परमार जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे कि आज का हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि कैसे जो यूथ है वो एनवायरनमेंट में अपना कैसे योगदान दे सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न यही है कि युवा पर्यावरण आंदोलन में कौन कौन सी अनोखी ताकतें लेकर आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है पंकज भाई, क्योंकि आज हम युवाओं की बात करें तो सबसे पहले क्या हमारे दिमाग में आएगा। हम युवा की बात करते हो तो हमारे दिमाग में ताजगी, एनर्जी, वफादारी, ताकत आती है। और उसी के साथ साथ अगर पर्यावरण की बात करें तो हवा, पानी, पहाड़े, ये सब बात आते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, युवा और पर्यावरण ये दोनों ही पर्यायवाची है। क्योंकि आज हम देखने जाए तो हमारे देश में 14 साल से 29 साल के युवा 50 करोड़ है, और 14 साल से 24 साल के युवा 25 करोड़ है। तो कहा जाता है कि हमारा देश अभी सबसे युवा देश है। और जिस तरह हम देख रहे हैं हमारे पर्यावरण की स्थिति, तो युवाओं का एक महत्व रोल रहा है कि कैसे ये पर्यावरण को बचाया जा सके। तो जैसे आपने सुना होगा कि ग्रेटा थनबर्ग करके एक लड़की है जिन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा काम किया है। ग्रेटा थनबर्ग को तो शायद सभी लोग जानते हैं, पर हमारे भारत के मणिपुर में लिसी प्रिया करके एक लड़की है जो जलवायु परिवर्तन में अपना योगदान दे रही है। बहुत इंटरनेशनल समिति में उन्होंने अपना योगदान दिया है, और जलवायु परिवर्तन के साथ वो 13 साल की लड़की आज भी लड़ रही है। तो ये मैसेज है हर युवा के लिए कि ऐसे मूवमेंट में कैसे वो अपना योगदान दे सकते हैं, अपने खुद का आने वाला भविष्य सुधार सकते हैं। तो बहुत बड़ी पंकज जी भूमिका रहती है ऐसे युवाओं की। तो आपका क्या कहना है कि जो पुरानी पीढ़ी थी और आज की जो पीढ़ी है, तो आज की पीढ़ी ज़्यादा जागरूक है पर्यावरण के मुद्दों पर? और आप अपना पर्यावरण जो ग्रीन कैटालिस्ट है उसके बारे में बताइएगा कि वो कैसे जागृति फैला रही है बच्चों के बीच में। जी, आपने बात कही ग्रीन कैटालिस्ट की, तो ग्रीन कैटालिस्ट एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जो पर्यावरण मित्र करके संस्था है, उसका एक छोटा सा विंग्स है ग्रीन कैटालिस्ट। ग्रीन कैटालिस्ट एक ऐसा युवाओं का समूह है जिसमें सभी अलग अलग फील्ड से युवा आते हैं, जैसे कि आर्ट्स फील्ड से, कॉमर्स फील्ड से, इंजीनियरिंग फील्ड से, लॉ फील्ड से, डिप्लोमा फील्ड से। ऐसे सारे युवाओं का एक समूह बनाया जाता है, और ये युवाओं को हमारी जो परिस्थिति है एनवायरनमेंट की उसके बारे में बताया जाता है। और ये युवाओं को फील्ड विजिट करवाया जाता है, और कैसे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं उस मुद्दे पे पूरा प्लान किया जाता है। तो ग्रीन कैटालिस्ट जो है वो कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है या कोई एक समूह के लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि मेरे साथ आज ग्रीन कैटालिस्ट के 40 से ज़्यादा युवा हैं जो अलग अलग स्कूल कॉलेजों में काम करते हैं, तो वो सारे युवा अलग अलग फील्ड से आते हैं, तो इनके विचार अलग अलग हैं। आप अगर देखोगे कि हमारे एलडी इंजीनियरिंग के जो युवा हैं उनके विचार बहुत ही अलग हैं, और जो एमएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट से आते हैं उनके विचार अलग हैं। और जब ये दोनों विचार मिलते हैं तो हम पर्यावरण का बहुत अच्छे से बचाव कर सकते हैं। तो ग्रीन कैटालिस्ट एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो पिछले
5-6 सालों से चल रहा है और पूरे अहमदाबाद में बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कम्युनिटी हो, हर जगह वो अच्छे से पर्यावरण के लिए काम कर रहा है। आप ये भी बताइए कि हमारी पुरानी पीढ़ी जो थी, हमारे दादा ये सब लोग, और अभी की जो पीढ़ी है, उनमें जागृति की अगर तुलना करनी हो तो कैसे की जा सकती है? वैसे तो बात करें पंकज की अपनी आज की जेनजी की और अपनी पुरानी पीढ़ी की, तो सबसे अहम बात तो यह है कि हमारी जो पुरानी पीढ़ी है वो आप देखो तो नेचुरल रिसोर्स के साथ ही जिए हैं। क्योंकि गांव में तो आप जब भी जाओ तो एक तालाब होता है, गांव में पेड़ होते हैं, पर शायद आज के युवाओं को वो नहीं मिला है। क्योंकि हमने शायद कंक्रीट के जंगल में और टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हमने शायद कहीं पर्यावरण का जितना हो सके उतना बचाव नहीं किया है। तो अगर पहली पीढ़ी की बात करें तो वो तो नेचुरल रिसोर्स के साथ ही जिए हैं कि चाहे वो कपड़े धोने से लेके पशु को चराना हो, वो सारी क्रिया उन्होंने नेचुरल जगह पे ही की है, प्रकृति में ही की है। पर आज का युवा शायद ये सब नहीं देख पाया है। ऐसा नहीं है कि सेंसिटिव नहीं है पंकज भाई, सेंसिटिव बहुत है। क्योंकि आज के युवा की आप बात करो तो उनको कहाँ जाना है? पहाड़ों में जाना है, नदियाँ देखने जाना है, एडवेंचर टूर करने उनको। एडवेंचर टूर करनी है। पर कैसे? उनको कौन समझाएगा कि भाई आप एडवेंचर टूर करने के लिए बाहर क्यों जाते हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मेरे अहमदाबाद में कोई एक जंगल खोलूँ? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अहमदाबाद की प्रकृति में मैं कुछ ऐसा करूं कि आज के युवाओं को यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में पता चले? तो सेंसिटिव है। तुलना करना तो मेरे ख्याल से शायद बहुत गलत होगा, क्योंकि उस टाइम पे तो टेक्नोलॉजी उतनी थी नहीं, पर आज तो है। और युवाओं को इस बारे में सोचना चाहिए और बचाव के बारे में भी सोचना चाहिए। सो आप ये भी बताइए कि युवा जो है वो सामाजिक मुद्दे हैं, पर्यावरण के मुद्दे पे हैं, और आपके साथ जो भी युवा जुड़े हुए हैं आपके ग्रीन कैटालिस्ट के साथ और आपके खुद के फाउंडेशन के साथ, तो वो युवा सभी कॉलेज से आते हैं। तो वो अपना करियर और ये सामाजिक मुद्दे और पर्यावरण के मुद्दों कैसे एक साथ लेके चल पा रहे हैं? वो आप कैसे उनको कोरिलेट करते हो? सही बात है। मैं मेरी बात करता हूँ पंकज भाई। 2019 में जब मेरा मास्टर्स चल रहा था, तब मैं पहली बार ये समूह में जुड़ा था, ग्रीन कैटालिस्ट जिसका नाम है। तो उस टाइम मुझे लगा कि मेरा मास्टर चल रहा था सोशल वर्क में, तो मुझे लगा कि मेरा काम तो गरीबों को आगे लाना है, पर्यावरण तो मेरा काम है नहीं। पर फिर भी मैं ये समूह के साथ जुड़ा, और जुड़ने के बाद मेरे को पता चला कि हमारी पहली प्रायोरिटी तो पर्यावरण होनी चाहिए। क्योंकि अगर पर्यावरण होगा तो ही मैं गरीबों की मदद कर पाऊँगा, तो ही मैं अपनी टिकाऊ आर्थिक व्यवस्था की मदद कर पाऊँगा, तो ही मैं अपने देश को मजबूत कर पाऊँगा। तो तब जब ये समूह के साथ जुड़ा, तब पता चला कि सबसे मेजर इश्यू आज पर्यावरण के हैं। अगर इस पे आज कोई बात नहीं करेगा तो शायद कल हम कितने भी आगे बढ़ जाए, वो आगे बढ़ना ना बराबर हो जाएगा। तो ये समूह में ऐसे कहीं हमने काम किए हैं। जैसे कि मैं आपको बात करूँ, मुझे आज भी याद है कि वस्त्रापुर की एक जगह पे एक बहुत पुराना पेड़ था, शायद वड़ का पेड़ था, और वो वहाँ से रास्ता निकलने वाला था। तो हम सारे युवाओं को कहीं से पता चला कि भाई यहाँ रास्ता बनने के कारण ये बहुत पुराना पेड़ है और वो कटने वाला है। तो हम पर्यावरण के साथ इतने लगाव हो चुके थे उस टाइम पंकज भाई, तो हमने सोचा क्या करेंगे? हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें विकास चाहिए। हम उनसे विपरीत नहीं है, हम नहीं कहते कि हमें विकास नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, परंतु हमें विकास के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें। यस। तो हमने सोचा अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि मना तो नहीं कर सकते कि आप रोड मत बनाओ, क्योंकि वो भी हमारी सहूलत के लिए है। तो सोचा क्यों ना कॉरपोरेशन के साथ बात की जाए या कुछ लेटर लिखे जाए। तो हमने उस बार कुछ लेटर लिखे, कुछ रिक्वेस्टें की, और आप नहीं मानोगे कि वो पेड़ कटने से बच गया। और हम उधर ही नहीं रुके, हम आज भी हर रक्षाबंधन के दिन उस पेड़ को जाके एक राखी बांधते हैं कि भाई हम आपकी रक्षा कर रहे हैं और हम सब आपके साथ हैं। तो ऐसे कई सारे किस्से हैं। जैसे कि हम ये गर्मी के दिनों में जाते थे कम्युनिटी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा उस टाइम मुद्दा रहता था कि पानी मत बिगाड़ो, पानी मत बिगाड़ो, पानी हमारे लिए बहुत ही अहम है। तो कहीं सारी कम्युनिटी में हम काम करने जाते थे। तो एक कम्युनिटी में ऐसा हुआ पंकज भाई, मैं आपको एक अच्छा सा किस्सा सुनाता हूँ कि ऐसा हुआ
कि हम स्ट्रीट प्ले कर रहे थे। हाँ, तो पानी बचाओ पे हमारा स्ट्रीट प्ले था। तो स्ट्रीट प्ले हमने किया, हमने सबको बताया कि पानी बचाओ, पानी हमारे लिए बहुत ही अहम है। तो उसमें से एक छोटा सा बच्चा, शायद 13-14 साल का बच्चा निकल के आया और मुझे उसने क्वेश्चन किया कि पानी कैसे ख़त्म होगा, इतना सारा पानी है, पानी थोड़ी खत्म 70% वाटर है अर्थ पे। वही थोड़ी ना ख़त्म होगा। आज मैं कितना बिगाड़ता हूँ, मैं 1 बाल्टी बिगाड़ता हूँ, मैं 2 बाल्टी बिगाड़ता हूँ, मैं 3 बाल्टी बिगाड़ता हूँ। तो हमें हैरानी हुई कि भाई सही में बच्चे को पता नहीं है इसलिए पानी बिगाड़ रहा है, कि उसमें वो अवेयर नहीं है इसलिए वो पर्यावरण को नुकसान कर रहा है। तो हमने फिर उसको समझाया कि अगर आज मैं समुद्र में से एक बाल्टी लेते जाऊंगा, जैसे कि अपनी एक टंकी होती है, अगर उसमें पानी ना भरो और सिर्फ लिए जाओ तो वो खाली हो जाता है। कुएं में से पानी लो, वो खाली हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हम प्रकृति को कुछ नहीं दे रहे हैं तो एक दिन ऐसा होगा कि ये पानी भी खाली हो जाएगा। और तब जाके वो बच्चे को पता चला कि हाँ, हमें सिर्फ लेना नहीं है, हमें देना भी है। और उसने संकल्प लिया बच्चे ने कि आज से, और बहुत अच्छे से बोला कि आज से मैं तो सीखूंगा, पर मैं मेरे क्लास के हर एक बच्चे को भी सिखाऊंगा कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और उस टाइम हमने उसको एक स्लोगन दिया था पंकज भाई, कि अगर आपको पानी पीना हो, पूरे ग्लास में पानी पीना हो, तो आप कैसे मांगोगे? बोले मम्मी से सीधा मांग लूँगा कि मम्मी 1 गिलास पानी दो। तो हमने बोला ऐसा नहीं करना है, अगर थोड़ी प्यास लगी है तो मम्मी को क्या बोलना है कि मम्मी कटिंग पानी दो, कटिंग पानी दो। तो एक छोटा सा ग्लास में छोटा सा, जितनी प्यास है उतना पानी। मतलब हमारा कहना यही था कि जितनी ज़रूरत है, जितनी नेचुरल रिसोर्स की आपको ज़रूरत है, उतना ही पानी या उसी चीज़ का आप उपयोग करो। और ऐसे भी हमारे धरती पे 70% पानी है, बट वो यूज करने लायक तो नहीं है। सिर्फ 3% है, जिसमें भी 2% हमारे आइस क्यूब में, आइस के फॉर्म में है। सिर्फ 1% पानी है जो हम यूज कर पाते हैं। तो अगर हम उसे भी ख़राब कर देंगे, जो हमारी नदियां हैं वो हैं, जैसे कि हम काफ़ी सारे ऐसे कॉन्टिनेंट हैं उनमें देखते ही हैं कि वहाँ की नदियों में पानी कम और प्लास्टिक ज़्यादा दिखता है। तो वो ऐसी कंडीशन हमारी इंडिया की अभी तक तो नहीं है। सो वैसी हम ना हो तो ऐसी उम्मीद करते हैं। ठीक है। और आप और कुछ बताना चाहें अपने युवाओं के बारे में, और भी बताइए कुछ। जैसे कि आपने पहले ही बात की कि भाई युवाओं का देश है और सारी जिम्मेदारी अभी युवाओं पे ही है। तो मेरा ख्याल है कि आज के युवाओं के पास तो वो सारी चीज़ें हैं जो पर्यावरण को बचा सके। जैसे कि आज के युवाओं के पास टेक्नोलॉजी है। कई बार ऐसा होता है, युवा ऐसा सोचता है कि मैं क्यों निकलूँ फील्ड पे, मैं तो एक अच्छी कॉलेज से पढ़ के निकल जाऊँगा, मेरा अच्छा पैकेज होगा तो मेरे को सारी सुविधा मिल जाएगी। पर आप आज देखो पंकज भाई कि आज इतनी गर्मी में भी बारिश हो रही है, तो वो किसान भाई मेरा आज कितना दुखी होगा, क्योंकि उसके तो सारे पाक बिगड़ गए ना। तो ये सारा क्यों हुआ? क्लाइमेट चेंज के कारण। क्योंकि आज क्लाइमेट चेंज ऐसा हो गया है कि शायद सर्दी में गर्मी, गर्मी में सर्दी और बारिश में बारिश ही नहीं हो रही है। तो अगर युवाओं ऐसा सोचते कि भाई मैं एक अच्छा सा आर्थिक रूप से ऊपर हो जाऊंगा तो मेरे पास सारी सुविधा आ जाएगी, तो ऐसा जरा भी नहीं है। उसको पहले प्रकृति का रक्षण करना ही होगा और तभी जाके वो शांतिपूर्ण जीवन जी पाएगा। तो इसी तरह युवाओं के लिए तो यही मैसेज है कि भाई पर्यावरण के प्रति थोड़ा सेंसिटिव हो सके उतना नेचुरल रिसोर्स का कम से कम उपयोग करो। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, अभी सबको लगता है कि भाई, मैं एक और किस्सा कहता हूँ क्योंकि हमारे पास तो हम फील्ड के इंसान हैं तो फील्ड में ज़्यादा घूमते रहते हैं। तो एक और किस्सा मुझे याद आ रहा है कि हम जा रहे थे कहीं कम्युनिटी में सबको समझाने के लिए कि भाई गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग कीजिए। तो एक सोसाइटी में ऐसे ही हम जा रहे थे, सबको समझा रहे थे कि भाई हमें ये जो भी कचरा है हमारा, उसका सेग्रीगेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी सारी महिलाओं से बात की, तो उसमें से कुछ महिला आई कि टाइम ही नहीं है हमारे पास, और आज हमने सेग्रीगेट नहीं किया तो क्या हो जाएगा। तो मैंने उनसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, पंकज भाई आपको पता है ये कचरा कहाँ जाता है? तो बोले हाँ, ये कचरे की गाड़ी आती है, ले जाती है। मैंने बोला फिर? तो बोले वो तो हमें नहीं पता। तो हमने उनको समझाया कि ये पूरा कचरा अपना पिराना में जाता है,
और वो पिराना में हम जो ये कचरा सेग्रीगेट नहीं करते हैं उसके कारण पूरा अंबाजी जितना पहाड़ बना है। अगर आप आज भी जाओ पंकज भाई पिराना के आसपास तो आपको मुंह कवर करना पड़ेगा, मुंह और आंखें दोनों कवर करना पड़ेगा। आप सोचो कि उस विस्तार के आसपास रहने वालों की परिस्थिति क्या होगी, और वो किसके कारण हुआ? हमारे कारण हुआ, क्योंकि हमने कचरा सेग्रीगेट नहीं किया। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं उस पे सभी युवाओं को ध्यान देना होगा, क्योंकि यही युवा आगे चल के अभी प्रकृति को बचाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा युवाओं को। सो अब मैं बात करना चाहूँगा कि भाई हमारे जो युवा हैं तो उनका योगदान क्या हो सकता है कि अभी जो डेली लाइफ है उनकी, तो कैसे अपने आप को बदल सकते हैं। तो ऐसा है कि देवांग भाई कि हमारा जो युवा है, हम जैसे कि कहीं पे भी बात करते हैं कभी भी कि ये बुद्ध की धरती है, ये महाराणा प्रताप की धरती है, तो हम इन लोगों के नाम लेते हैं क्योंकि उससे हमारा जुड़ाव है। जैसे कि हमारे इंडिया में आज भी इंदौर है ना, वो फर्स्ट नंबर पे आता है सफाई के नाम के। बट हम वो इंदौर ही क्यों आता है? इस बार सूरत भी आया है ऐसे तो, पर इंदौर इतनी साल से आ रहा है, उसका एक रीज़न है कि वहाँ के लोगों के अंदर वो प्रैक्टिस है कि जैसे कि म्यूनसिपालिटी जो होती है साफ़ सफाई तो हर जगह की करती है, उनका काम है, वो करते हैं, बड़े अच्छे से करते हैं। हमारी म्यूनसिपालिटी भी, मुझे अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो वर्क करती है बाकायदा बहुत अच्छा काम करती है। बट जो हमारे जो लोग हैं उनको भी अपनी प्रैक्टिस सुधारने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं जब इंदौर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे लोग अपना कचरा खुद नहीं डालते रोड पे, उनकी प्रैक्टिस अच्छी है। यहाँ तक कि जहाँ पर इंदौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की पहुँच नहीं है, उनके गाँव, मध्य प्रदेश के गाँवों के अंदर भी वहाँ के लोग अपना घर तो साफ़ करते ही हैं, घर के बाहर की भी जगह साफ़ करते हैं, रोड को भी अपना ही मानते हैं और रोड को भी साफ़ करते हैं। तो ऐसी प्रैक्टिस अगर हमारे युवाओं के बीच में भी आए, क्योंकि हम जैसे कि आज के टाइम पे हमारे डस्टबिन नहीं है पास में, डस्टबिन होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, पर नहीं है तो हम क्या बोलते हैं कि गलती है, नहीं डाला इन्होंने, हम वहीं पे ही डाल देते हैं। ऐसा ना करके हमें उस कचरे को, मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे पास बैग होता है, कॉलेज स्टूडेंट हैं, कोई भी है, हमारे पास एक बैग होता है, हमारे पास खुद की एक पॉकेट होती है। तो उस बैग के अंदर एक तो हमें एक ऐसा एक जो हमारे बोतल रखने वाली जो जगह होती है, हम उसको एज ए डस्टबिन क्यों नहीं यूज़ कर लेते? उसी में अपना कचरा डालें, छोटा मोटा जो कचरा होता है वो, बड़ा कचरा है तो उसको अलग से रखें, जहाँ पे डस्टबिन दिखे उधर डालें। तो हम अपना इतना कंट्रीब्यूशन तो दे ही सकते हैं। और कुछ युवा जो होते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे कार्बन एमिशन वर्ड है ना, इतना पॉपुलर है नहीं, बट लोगों को इसके बारे में समझना चाहिए कि लोग क्या करते हैं कि भाई मैंने 1 GB या 2 GB का जो नेट पैक करवाया है तो वो मुझे यूज करना चाहिए, ऐसी उनकी मानसिकता है। बट वो ये उसके पीछे का ये नहीं समझ रहे हैं कि वो जो यूज कर रहे हैं वो तो उन्होंने पैकेज दिए हैं, पैसे दिए हैं, इसलिए वो यूज कर पा रहे हैं। बट उससे जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसके बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए उनको कि जितना हम यूज कर रहे हैं, जितना हमारे काम के लिए उतना करें, उसके बाद हमें उस नेट को क्लोज करना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग अपना नेट चालू ही छोड़ के रखते हैं, अलग अलग रीज़न होते हैं सभी के, जैसे कि अब जिससे कि कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आज के टाइम पे लाइट का बंद कर दें, लाइट है, ठीक है। जैसे कि आपने जब वाटर के बारे में कहा था, तो कोविड के पहले हमारे अहमदाबाद के अंदर भी एक वाटर बजट करके एक हुआ था, इनिशिएटिव हुआ था। तो उसमें क्या था कि 10,000 स्टूडेंट, एवरेज कुछ 10,500 स्टूडेंट थे, उन्होंने मिल के, स्कूल के बच्चों ने अपने एक बजट बनाया, पूरा वाटर बजट बनाया। उसमें कुछ 50,000 या 65,000 अप्रोक्स कुछ टीचर्स भी उसमें जुड़े थे। उन लोगों ने अपना एक बजट बनाया और उन्होंने अपने जो वाटर का यूज़ था उसे वाटर कट किया। काफ़ी सारी स्कूलें डेली लाइफ में कुछ करती हैं, ठीक है, हम भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि अपना कचरा जो है उसको सेग्रीगेट करना। फिर जो अभी मैंने आपको बताया कि हम जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है, अभी वेंटिलेशन के लिए हम अपना घर डिज़ाइन करें तो अच्छे से डिज़ाइन करें जिससे कि एयर का मूवमेंट अच्छा हो, सनलाइट अच्छे से आ सके। अगर आपके घर के अंदर वेंटिलेशन है तो गर्मियों का टाइम है, रात के टाइम पे अपने घर के खिड़कियां खुली रख सकते हैं जिससे कि हवाएं का एयर पास रहे। अच्छा मौसम है, बारिश का टाइम अभी आ गया है, जैसे कि आज आ भी रही है, तो हम अपना घर के कमरे की खिड़कियां, गेट खुला रख सकते हैं, जिससे कि हवाएं अंदर आएंगी ही जाएंगी। तो प्रकृति के साथ भी जुड़े रहेंगे और हम नए नए इनिशिएटिव भी कर पाएँ, क्योंकि हमारी खून में तो है। गुजरात के लोगों की, जो गुजरात की धरती है,
आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादातर जो अभी के टाइम पे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हो रहा है ना, जैसे कि सोलर पार्क देखिए, विंड एनर्जी पार्क देखिए, ये गुजरात की धरती पे क्यों है? ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह पे हो सकते थे ये भी। राजस्थान के पास इतना बड़ा डेजर्ट है, वो भी सोलर पैनल के अंदर काफ़ी आगे है सोलर एनर्जी में, पर गुजरात का नाम भी है, ठीक है। तो इन सब में हम ही क्यों हैं? एक तो हमें जियोग्राफी सपोर्ट मिलता है और सेकंड कि हमारा माइंडसेट है, हम उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर आती है, अगर वहाँ पे उस चीज़ के पास एक्सेप्टेंस नहीं है तो वो चीज़ इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। पर गुजरात के केस में ऐसा नहीं है। गुजरात के लोग बहुत ही जल्दी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र में युवाओं को और भी आगे से बढ़ना चाहिए और अपना इनिशिएटिव देना चाहिए, जैसे कि काफ़ी आगे और हो सकता है हमारा। सही बात है पंकज जी, आपने जैसे इंदौर की बात कही, तो सबसे पहले यही है कि अगर सिविक सेंस जिसे हम बोलते हैं, कि अगर एक सिविक सेंस सब में आ गया तो ऑटोमेटिक ये पूरा चक्र घूमने लगेगा। क्योंकि आज मैं कभी सिग्नल पे खड़ा होता हूँ तो कोई सारे ऐसे होते हैं कि भाई ऐसा बोलते हैं कि भाई मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था कि अगर 120 मिनट से ज़्यादा अगर आपको रेड सिग्नल दिख रहा है तो आप अपना इंजन ऑफ कर दो। 120 सेकंड सॉरी, हाँ, 120 सेकंड तक आपको अगर रेड लाइट दिख रही है तो आप अपना इंजन ऑफ कर दो। पर आज तो अभी काफ़ी देखने को मिलती है, जैसे कि आप रिलीफ रोड चले जाओ और वो सारी जगह तो शायद 170 के आसपास चली जाती है, फिर भी आप देखो तो कोई इंजन बंद करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं, अगर इससे शुरुआत करें तो हम बदलाव ला सकते हैं। आपने जैसे बात कही छोटे बच्चों की, तो हम भी ऐसे स्कूलों में काम करते हैं। ग्रीन कैटलिस्ट एक स्कूलों में, अहमदाबाद के अलग अलग स्कूलों में काम करता है। तो हमने भी एक ऐसा किया था ग्रीन ऑडिट करके, जिसमें हमने बच्चों को बोला था कि भाई आपके स्कूल में ग्रीन ऑडिट करो। तो ग्रीन ऑडिट में आपको करना क्या है, आप देखो कि आपके स्कूल में कहीं पानी टपक रहा है, आपके स्कूल में कहीं पंखा बिना कारण जल रहा है, आपके स्कूल में कहीं बिजली बिना कारण जल रही है। बोलो मत किसी को, लिखो कितना पानी टैप हुआ, कितनी देर लाइट जली, ये सारा निकाल के एक ग्रीन ऑडिट किया और उनको बताया कि बिन जरूरी अगर हम ये नेचुरल रिसोर्स के उपयोग कम कर दे तो पर्यावरण में कितना बदलाव आएगा। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था पंकज भाई, मतलब हमारे डायरेक्टर ने किया था, महेश पंड्या करके उन्होंने, गर्मी के दिनों में हमारे यहाँ तापमान 42 सेल्सियस के आसपास चला जाता है। तो अपनी जो जानी पहचानी गुजरात विद्यापीठ है, संकुल है, वहाँ बहुत हरे पड़े पेड़ हैं अंदर पूरे कैंपस में। तो वो गए, बाहर का इनकम टैक्स का टेम्परेचर नापा तो करीबन 42-43 के आसपास आया, और वही टेम्परेचर उन्होंने विद्यापीठ के अंदर जाके नापा तो आप मानोगे नहीं 3 डिग्री कम आया। तो पर्यावरण का इतना महत्व हो सकता है कि अगर पेड़ आपके आसपास है तो आपको इतना आराम भी मिल सकता है। क्योंकि आज अगर आप देखो कि कड़ी धूप में आप खड़े हो तो आप सिग्नल बंद हो तो आप पेड़ ही ढूंढोगे कि पेड़ कहाँ है, मैं वहाँ जाके खड़ा रहूँगा। तो ये छोटे छोटे जितने भी सुझाव है वो युवा को ही करने पड़ेंगे, क्योंकि आगे जाके ये सब उनके हाथ में है। चलो ऐसा समझो कि भाई हमारी जो पुरानी पीढ़ी थी उनसे कुछ गलतियां हो भी गई है, उन्होंने सारे नेचुरल रिसोर्स ख़त्म भी कर दिए हैं, उन्होंने सिर्फ लिया ही है। पर अब ये सारा भुगतान हमारी युवा पीढ़ी को करना है कि कैसे इसको फिर से खड़ा किया जाए, कैसे पर्यावरण के मुद्दे को सेंसेबल से लिया जाए और कैसे इस पे काम किया जाए। और आपने जो दोनों जगहों का नाम बताया उसके बीच में शायद 100 मीटर का डिस्टेंस है। हाँ, यस, सिर्फ 100 मीटर के अंदर ही एक पेड़ लगाने से इतना बड़ा देखा जा सकता है कि 3 डिग्री का तापमान का गिरावट देखें तो बहुत बड़ी बात है। पर आज के टाइम पे क्या है कि कैसे हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो अपना करियर जो है, जैसे कि मान लीजिए कोई एनवायरनमेंट का स्टूडेंट है तो उसको और एनवायरनमेंट के बारे में पता तो है, क्योंकि आज के टाइम पे क्या एजुकेशन सिस्टम में भी ये सब चीज़ें आ गई हैं। 5th-6th स्टूडेंट तक तो एनवायरनमेंट एक सब्जेक्ट होता है उनका, और बाकी जो साइंस की जो बुक होती है बड़े बच्चों की उनमें भी पीछे के जो चैप्टर होते हैं वो एनवायरनमेंट के ही होते हैं। और गुजरात यूनिवर्सिटी है हमारे इंडिया के अंदर, गुजरात यूनिवर्सिटी गुजरात में है, इंडिया में टेरी यूनिवर्सिटी है, ऐसी काफ़ी सारी कॉलेजें हैं, यूनिवर्सिटी हैं जो कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड काफ़ी सारे कोर्स चलाती है। तो बच्चे जो हैं वो एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर हैं, बट चुनौतियों का भी बहुत सामना करना पड़ता है।
जैसे कि अभी EIA की रिपोर्ट जो आई थी, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, 2020 की बात है। तो गवर्नमेंट ने वो रूल्स लेके आए, पॉलिसी न्यू अप्लाई करी। तो क्या हुआ कि उसके ऊपर काफ़ी अवेयरनेस की ज़रूरत थी, क्योंकि उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो बच्चों को या फिर जो एनवायरनमेंट के NGO थे उनको ये चीज़ मंजूर नहीं थी। तो ये उस टाइम पे बहुत काफ़ी देखने को मिला कि अवेयरनेस की काफ़ी जागरूकता देखने को मिली। हम जो जिस वातावरण में जी रहे हैं, नेट का जो इंटरनेट है उसकी वजह से, जैसे कि अभी निकोबार आइलैंड पे जो अभी डेवलपमेंट की बात चल रही है, तो उसके लिए भी काफ़ी सारी पिटीशन हुई है। लोग ऑनलाइन पिटीशन साइन करते हैं, बट इसमें चुनौतियाँ भी बहुत सारी देखने को मिलती है। जैसे कि आजकल क्या है कि अगर हम गवर्नमेंट के साथ अगर काम कर रहे हैं, अगर वो डेवलपमेंट में है तो वो अच्छा है। पर काफ़ी बार क्या होता है कि कुछ लोगों के ऊपर ये चीज़ बोल के भी अटैक किया जाता है कि भाई वो एंटी नेशनल हो गए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि हम लोग अगर किसी चीज़ के बारे में अगर ज़्यादा डेवलपमेंट के अगेंस्ट अगर जाते हैं तो एंटी नेशनल के भी मुद्दे आ जाते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हो कि स्टूडेंट को कैसे इससे टैकल करना चाहिए कि ये, क्योंकि उनके करियर के साथ जुड़ा हुआ है, अगर कोई भी इस मुद्दे के ऊपर ज़्यादा आता है तो एंटी नेशनल का टैग लग जाएगा, तो उनका करियर ख़त्म हो सकता है। तो इसको आप कैसे देखते हो? मतलब ऐसा है, मैंने भी कई बार सुना है कि भाई अगर मतलब वो तो पता नहीं, एक मिथ है कि क्या है उसके बारे में तो ज़्यादा नहीं हम बता सकते, कि अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो तो आपको एंटी नेशनल या अर्बन नक्सलाइट बोल देते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। ऐसे सारे विषयों से दूर रहना चाहिए। मेरा सारे युवाओं से यही सुझाव है कि अगर आपके जीवन में अगर कोई ऐसा क्षण आता है कि जब आप पे ऐसे एलिगेंस लगे या ऐसा स्टिग्मा लगे, तो आपको जस्ट क्लेरिफाई करना है कि भाई आप गवर्नमेंट के भी साथ हो और आप जो भी काम कर रहे हो वो पर्यावरण के हित में कर रहे हो, मानव के हित में कर रहे हो, सरकार के हित में कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो तो आप पे अगर कोई कलंक आएगा। आप जस्ट एक वे में चलिए और उसको क्लेरिफाई करके चलिए कि आप कैसे काम कर रहे हो, ऐसे मुद्दे पे ना भटकिए, ऐसी बातें ना कीजिए कि जिससे विवाद छिड़ जाए। तो ये सारे छोटे छोटे मुद्दे का अगर आप ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे हिसाब से तो बच्चों को इसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि एक टैग लग जाने से ऐसा नहीं होता है कि हम हमारे मुद्दों से भटक जाए, बट हमें अपने करियर एंड अपने जो मुद्दे हैं उसको एक कोरिलेट करना चाहिए कि हम इतने एक्सट्रीम भी ना हो जाएं कि हमें हमारा डेवलपमेंट ना दिखे। क्योंकि मेरे हिसाब से जब हमारी इस प्रकृति की, जब मानव जैसे ही बना, तो सबसे पहला काम मानव ने जो किया होगा ना, वो प्रदूषण किया होगा, सबसे पहला काम। ठीक है, क्योंकि मानव की जैसे ही हम लोग आए हैं वैसे ही हमने आज, जब से स्टार्टिंग हुई है हमारी और आज तक, हमने प्रदूषण किया है। प्रदूषण एक ऐसी चीज़ है जो हमारे साथ रहनी है। कार्बन एमिशन तो तब भी होता था, आज भी होता है, बट क्या हो गया है कि हमारी जो स्पीड है वो अब बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हम स्पीड के ऊपर कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज का टाइम जो है वो कैपिटलिस्ट का हो गया है, तो हर किसी कंट्री को अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है। तो हम किस तरीके से सस्टेनेबल तरीके से हम अपने आप की इकोनॉमी को बढ़ाएं। सस्टेनेबल वर्ड जो है वो काफ़ी वो हो गया है आज के टाइम पे, जो गोल्स हैं हमारे अचीव करने हैं 2030 तक। सो इन सब के रिलेटेड काफ़ी सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारी एक्टिविटी हो रही है आज के टाइम पे। आप देखिए ऑनलाइन जो पिटीशन होती है, गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेशर आते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान हो वो सर्वगुण संपन्न नहीं होता। कोई भी टीचर हो, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी पेरेंट्स हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है और बच्चों को बिल्कुल उठानी चाहिए। बट उनको ये भी देखना चाहिए कि कौन से मुद्दे सही हैं, उनके ऊपर ही वो अपना व्यय दें। एंड आज के टाइम पे क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है उसका जितना यूज़ है उसका मिसयूज़ भी उतना ही हो रहा है। जैसे कि आज के टाइम पे किसी भी मुद्दे को, गलत मुद्दे को भी बड़े अच्छे से सफाई से उठा दिया जाता है। तो इस तकनीक का कैसे उपयोग किया जा सकता है, पहले आप इसका जवाब दीजिए कि हम कैसे पर्यावरण के मुद्दे पे और युवा और पर्यावरण को जोड़ के आप कैसे तकनीक का यूज़ कर सकते हैं आप? ये बहुत ही अच्छा सवाल है पंकज भाई, क्योंकि आज के सारे युवा वो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो और चाहे कोई और प्लेटफॉर्म हो। चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लो, आप यूट्यूब ले लो, फेसबुक ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, और ये सबसे बढ़िया तरीका है किसी भी चीज़ को अवेयरनेस करने के लिए। क्योंकि अगर आज हम मिले हैं पंकज भाई तो शायद हम दो लोग बात कर रहे हैं, पर अगर यही रील अगर मैं मेरे यूट्यूब पे डालूंगा
या मेरे इंस्टाग्राम पे डालूंगा तो शायद लाखों लोग देख पाएंगे। तो आज के युवाओं के लिए ये बहुत ही एक अहम मुद्दा है कि वो सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें, ऐसे मुद्दों पे बात करें, ऐसा जो काम कर रहे हैं वो लोगों के सामने रखे, तो वो ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ पाएंगे। और ऐसा कहा जाता है कि हमारी तो गांधी की धरती है, तो अगर जितना भी अच्छा काम करते जाएंगे अप्रिशिएट मिलता जाएगा, लोग जुड़ते जाएंगे। तो बस शुरुआत करनी है एक, अगर छोटी सी हम शुरुआत करेंगे तो मेरे ख्याल से हम प्रकृति को बचाने के लिए सक्षम है। और एक छोटी सी शुरुआत, एक प्रश्न हमेशा रहता है पंकज भाई, जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आता है मैं ही क्यों, बिल्कुल, मेरे से ही क्यों शुरुआत। तो तब हम समझाते हैं उनको कि आप सिर्फ शुरुआत करो, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है कि देखेगा कि ये क्या कर रहा है, फिर सोचेगा क्यों कर रहा है, और फिर सोचेगा कि साथ जुड़ना है। तो अगर आज आपने एक छोटी सी शुरुआत करी तो आज लोग आपको देखेंगे, कल जुड़ेंगे और कल बदलाव लाएंगे। तो युवाओं से मेरी यही अपील है कि खुद से शुरुआत करें, पूरी कायनात उनको मिलाने में जुड़ जाएगी। जैसे कि आपने कहा कि छोटी सी शुरुआत करें, तो उसी से मुझे एक बात याद आई। चिपको मूवमेंट एक हुआ था, यस, सुंदरलाल बहुगुणा जिनका नाम था वो, तो उनको कहाँ पता था कि ये मूवमेंट इतनी बड़ी होगी। उन्होंने तो अपना एक छोटा सा जंगल बचाने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट करी। उस मूवमेंट से इंस्पायर होकर अप्पिको मूवमेंट भी हुआ, नर्मदा बचाओ अभियान भी हुआ, ऐसे काफ़ी सारे हुए होंगे, ठीक है। तो एक छोटी सी शुरुआत थी उनकी, बट इतनी बड़ी हुई क्योंकि उनके पीछे का जो मोटिव था उनका अच्छा था। तो ये चीज़, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि जैसे मैंने आपसे सवाल किया कि बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी, जैसे आपने बताया कि रील्स के द्वारा वो हो सकती है, बातें ज़्यादातर फैल सकती है, पर यही चीज़ें उनको इस जो पर्यावरण के मुद्दे हैं उनसे दूर भी ले जाती है, क्योंकि ये मुद्दे ऐसे हैं कि लोग देखना नहीं चाहते ज़्यादातर। तो वो क्या होता है कि आज के टाइम पे हर किसी को अब जल्दी फेमस होना है, तो अपनी रील अपलोड करते हैं इन सब चीज़ के ऊपर, बट रील बनाना, वीडियो बनाना, बट ये मुद्दे इतने लाइट में नहीं आते हैं, तो बहुत जल्दी इनको व्यू और ये सब नहीं मिलते हैं, इसलिए वो इस मुद्दों से भटक जाते हैं। तो बिल्कुल उनको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि हमें कोई इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो उस इनिशिएटिव पर टिके रहें। अगर हमारा मोटिव अच्छा है तो वो ज़रूर कामयाब होंगे। और अपने आप में, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक पेड़ उगा रहा हूँ, अब उस पेड़ को मुझे उगाते हुए किसी ने नहीं देखा, मेरा नाम न्यूज़पेपर में भी नहीं आया, मैंने मान लीजिए 100 पेड़ उगाए, पर 100 पेड़ किसी ने देखे नहीं मुझे उगाते हुए, मैं पानी दे रहा हूँ, रोज़ आके दे रहा हूँ, कोई नहीं देख रहा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि बंद कर दूंगा, यार मैं फेमस होना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है, आप वो पेड़ों को बड़ा करिए। जिस दिन वो 100 पेड़ उग जाएंगे तब लोगों को पता चलेगा कि ये पेड़ किसने उगाए हैं, तब शायद आपका नाम हो, ठीक है। और नाम होना ही ज़रूरी नहीं होता, एक हमारा एक सोसाइटी के प्रति एक मोरल सब वो भी होना चाहिए। तो टेक्निक का यूज़ तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमारे जो मुद्दे हैं उनको वैश्विक तौर पर हम कैसे बढ़ा सकते हैं। हर स्टेट के पास कुछ ना कुछ हो रहा है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कहा था ग्रेटा थनबर्ग के बारे में बात की। हमारे इंडिया में ग्रेटा थनबर्ग से भी जैसे लोग बहुत सारे हैं, ठीक है, पर उनके नाम क्यों नहीं आते, क्योंकि हम इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता उनको। जैसे कि मैं बताऊं आपको, इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काफ़ी चीज़ें करते हैं। हमारे SDG के 17 गोल्स हैं, बट अभी तक कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी देश की गवर्नमेंट उन 17 गोल्स को अचीव नहीं कर पाई। बट कुछ स्कूलों के बच्चे ने 2 से 3 गोल अपनी स्कूल में अचीव करके दिखा दिए, ठीक है। काफ़ी सारी ऐसी स्कूल हैं जो सीड बॉल बनाती हैं, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं, हमारे अहमदाबाद में भी हैं, काफ़ी सारी दूसरी जगहों पे भी है, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। वो लोग अपने घर पे जब पानी, स्कूल ख़त्म हो जाती है तो अपने बोटर का जो पानी होता है वो रोड पे फेंकते नहीं है, वो पानी पेड़ों में डाल देते हैं, या फिर अपनी जो स्कूल की जो बकेट रखते हैं स्कूल वाले उसमें डाल देते हैं कि वो पोछा मारने में किसी में काम आ जाता है। वो अपनी लैब की ऑडिट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की ऑडिट करते हैं। वो लोग अपने, जैसे कि आज के टाइम पे साउंड प्रूफ रूम काफ़ी कॉमन हो गया है, ठीक है। हर स्कूलों में एक म्यूज़िक क्लास होती है, तो कुछ स्कूल, एक स्कूल थी, उनके बच्चों ने अपनी स्कूल की, उनकी क्लास में काफ़ी डिस्टर्बेंस होता था, तो उन्होंने यूज़ किया, टेट्रा पैक का यूज़ किया, जो हम कचरे में डाल देते हैं, उस टेट्रा पैक से उन्होंने साउंड प्रूफ वॉल बना दी। तो ऐसे इनिशिएटिव काफ़ी होते हैं, ठीक है। बट इन सब को क्या है कि लोग ये सोचते हैं कि ये हो के हम फेमस क्यों नहीं हो गए, ठीक है। तो उससे ज़्यादा हमें इस पर भार देना चाहिए कि हमारा उससे फ़ायदा क्या हुआ। हमारा फ़ायदा हुआ ना, हम फेमस हुए, नहीं हुए, आज नहीं हुए तो किसी और दिन होंगे, ठीक है। क्योंकि आप काम अच्छा करोगे तो आपको कभी ना कभी उपलब्धि मिलेगी।
सो हम अभी लास्ट पड़ाव पे आते हैं इसके। सो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप युवाओं से क्या चाहते हो, हमारे देश के युवाओं से, और पर्यावरण के मुद्दे पे आप क्या चाहते हो, कि क्या मैसेज है आपका उनके लिए? वैसे तो हमारे देश के युवा से मतलब कुछ चाहना वो तो गलत होगा, क्योंकि वो खुद ही जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। तो मेरी उनसे गुजारिश है, मेरी उनसे कोई चाह नहीं है, मेरी उनसे गुजारिश है कि अपने ड्यूटी के प्रति, हमारे कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके प्रति थोड़ा निष्ठा भाव रखें, और पर्यावरण जैसे मुद्दे को साथ लेके चले अपने करियर के साथ और अपने बाकी कामों के साथ, और खुद से शुरुआत करें। और जैसे भी कि आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि फेमस होने के लिए करना है, बस पर्यावरण बचे उस लिए करना है। पानी क्यों बचाना है? खुद के लिए बचाना है। कचरा क्यों अलग करना है? खुद के लिए अलग करना है। बस खुद के लिए अगर काम करना शुरू कर दिया तो बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। तो युवाओं से मेरी यही गुजारिश है कि खुद से शुरुआत करें और अच्छे से शुरुआत करें। मेरा भी बिल्कुल यही मानना है। जैसे आपने आर्टिकल 51A की जो बात करी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो ड्यूटीज़ जो लिखी हुई है, सो हमें हमारी ड्यूटी को तो ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और एनवायरनमेंट के मुद्दों पर अगर कोई काम करना चाहता है तो वो इस तरीके से कर सकता है, खुद से शुरुआत कर सकता है। वो खुद के जो भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहा है, अपने डेली लाइफ में जो व्हीकल का यूज करता है, इंटरनेट का जो एक्सेस मिला हुआ है उनको, जितनी भी चीज़ें हैं वो, जैसे कि फैशन वेस्ट आज के टाइम का काफ़ी वो है, ऐसे सब मुद्दों के बारे में ढूंढे, पढ़े और जाने, जितने भी पोल्यूशन है उनके बारे में। एयर पोल्यूशन, अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हमारे पहले के टाइम पे हमारे दादा परदादाओं के टाइम पे जो इस टाइम पे जो परिस्थिति होती थी और आज की परिस्थिति में क्या परिवर्तन, इसके बारे में पढ़ें। उनके करिकुलम में तो है ही, वो पढ़ते भी हैं, पर इसके ऊपर वो क्या कर सकते हैं अपने लेवल पे, अगर वो खुद से शुरुआत करेंगे तो ही होगा। जैसे कि एक फेमस गांधी जी की बात है कि गांधी जी नदी में जाते थे और वहाँ से सिर्फ 1 लोटा पानी यूज़ करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि ये नदी पूरी भरी है पर वो मेरी नहीं है, वो सबकी है, तो मैं उसका ज़्यादा यूज़ कर लूँ ये मेरा हक है ही नहीं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि हमें भी, हमारे देश में गांधी जी का इतना नाम है, गांधी जी नहीं, काफ़ी सारे हमारे यहाँ पे महान लोग हुए हैं, काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने कही हैं, हमें उनका अनुसरण करना चाहिए और हमें अपने तरीके से अपने मूल्यों को वो करना चाहिए और इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम लोग अपने तरीके से नहीं कर पा रहे हैं कि भाई मैं अपना कर पा रहा हूँ और मुझे कुछ ज़्यादा करने की इच्छा है, तो काफ़ी सारे ऐसे एनजीओ हैं जो कि इन सब पे काम करते हैं। जैसे कि आपने पर्यावरण मित्र के बारे में बताया, रा फाउंडेशन के बारे में आपने बताया, ग्रीन कैटालिस्ट के बारे में बताया, यस है उसके बारे में बताया। तो हम भी काफ़ी सारे कैंपेनिंग कर रहे हैं। जैसे अभी हमारा 45 डेज़ का कुछ कैंपेनिंग चल रहा है, सो हम भी उसमें यही चीज़ कर रहे हैं कि कैसे अवेयर किया जाए बच्चों में, कैसे हम उनके बीच में, जैसे कि कोई एक सिंगल पर्सन क्या कर सकता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि बच्चों को पता होता है पर वो उसके बारे में अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते अपने करियर में, अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मैं क्या करूँ, पानी बचाऊँ तो कैसे बचाऊँ मैं। ठीक है, कि भाई मैं तो जितना यूज़ करता हूँ उतना ही कर रहा हूँ, मैं कैसे बचाऊँ। ठीक है, तो वो चीज़ें हम उनको बताते हैं कि आप अपने लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकते हो। और बात तो यही है कि शुरुआत तो अपने से ही करनी होगी, क्योंकि आपका कंट्रोल आप ही पे है, सही। दूसरे पे नहीं है। ठीक है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो मैं, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हैं, तो मैं आप पे कोई चीज़ थोप नहीं सकता हूँ, मैं खुद अपना चेंज कर सकता हूँ। हाँ, पर मेरी अगर प्रैक्टिस अच्छी हुई तो आप ज़रूर मुझे फॉलो करोगे। जैसे कि मान लीजिए मैं पानी की बोतल लेके नहीं जाता हूँ, निकलता हूँ बाहर, मैं हमेशा एक बोतल परचेस करके पानी पी लेता हूँ, बट मैं ही अगर एक खुद की एक मेटल की बोतल रखता हूँ, उसको कैरी करता हूँ, उसी में पानी रखता हूँ, तो लोगों को ये प्रैक्टिस अच्छी लगेगी। ठीक है, तो वो भी अडॉप्ट करेंगे। अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी हुई तो लोग ज़रूर अडॉप्ट करेंगे। अगर हमारी प्रैक्टिस ही ख़राब होगी तो हम भी हमारे आने वाली पीढ़ी को यही देंगे। और मैं एक बात से बिल्कुल आपकी एग्री करता हूँ, आपने कहा कि हम युवा पीढ़ी से कुछ मांगते नहीं हैं, कुछ नहीं, गुजारिश कर सकते हैं। बात सही है, क्योंकि हमारी पिछली जो पीढ़ी थी उसने जो किया वो आज हम देख रहे हैं, और हम जो आज करेंगे वो हमारी आगे वाली पीढ़ी आने वाली देखेगी। तो आज हम जब हमारी पिछली पीढ़ी को जब कोस रहे हैं तो हम बिल्कुल ध्यान रखें कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी हो हमको ना कोसे। तो इसके लिए हमें
आज कुछ करना होगा। अगर हम आज से शुरुआत करते हैं तो आने वाली पीढ़ी हमें शायद नहीं कोसेगी और हमारी तारीफ़ करेगी कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कुछ अच्छा किया था, उस वजह से आज हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। ठीक है, सो इसी के साथ अगर आप कुछ कहना चाहो तो बोलिए, नहीं तो हम ख़त्म करते हैं। बस यही था कि बस खुद से शुरुआत करें। और एक छोटा सा एक किस्सा लास्ट में कह देता हूँ, क्योंकि आपने जो प्रैक्टिस की बात कही ना, तो वो मैं ज़्यादातर, मेरे घर में एक भतीजा है, 13 साल का बच्चा है। वो जब भी लाइट चालू करके चला जाता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि लाइट बंद करा करो, ऐसे बिना फुकट की लाइट मत चालू रखो। तो वो बोलते कि अंकल क्या हो जाएगा, आज मेरे घर में तो सब कुछ है, क्या हो जाएगा। तो मैं उसको ऐसे समझाता हूँ कि आज अगर मैंने बिना फोकट की एक लाइट की स्विच ऐसे की तो उधर दूर गराज में मेरा एक आदिवासी भाई का घर गिरेगा। तो वो बोलेगा कैसे गिरेगा, मतलब पेड़ कटेगा। तो इसको ऐसे प्रैक्टिकल के साथ जब हम सेंसिटाइज करेंगे कि आपकी एक छोटी सी भूल या एक छोटी सी बिना कोई काम के बिना की कोई चीज़ क्या कर सकती है, हमारे एनवायरनमेंट को कितना नुकसान कर सकती है। अगर सारे युवा को इसी तरह से हम सेंसिटाइज करें, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन में हो, हर को लगाव लाना पड़ेगा और बिहेवियरल चेंज पे बात करनी पड़ेगी। जब खुद से बदलाव होगा तो डेफिनेटली पंकज भाई हम पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं कि अभी आपकी कोई एक्टिविटी से, एक पेन ड्राइव करके एक्टिविटी होती थी, फिर प्लांटेशन कर सकते हो आप। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बच्चों को पता भी है, वो छोटी सी रिसर्च करें इसके ऊपर, आराम से काफ़ी सारे मुद्दों पे वो कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें कि हम बताने बैठेंगे तो टाइम बीतता जाएगा। बट हमने जो अभी तक बात की है शायद तक सभी को पता चला होगा उसके बारे में, और काफ़ी अच्छे मुद्दे हैं ये। ठीक है, अगर वो लोग इसके ऊपर और रिसर्च करते हैं तो और भी कर सकते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच पंकज भाई, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आशा रखता हूँ कि सारे युवाओं को हमने एक अच्छा सा मैसेज दिया होगा, और अगर उनको एनवायरनमेंट के बारे में कहीं भी कोई भी मदद हमसे चाहिए तो हम डेफिनेटली उनके साथ खड़े हैं। थैंक यू सो मच पंकज। थैंक यू।